हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 8th चैप्टर लागत की अवधारणा समाप्त कर दिया, जिसमें हमने क्या जाना, जिसमें हमने विभिन्न लागतों के बारे में जाना। सामाजिक लागतें, मौद्रिक लागतें, अवसर लागतें, लेखे के आधार पर लागतें, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, फिर हमने अल्पकालीन लागतों और दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन किया। कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध होता है, इनकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में हमने जाना। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि लागत क्या होता है। उत्पादन को जब किया जाता है तो उत्पादन के साधनों पर जो खर्चा किया जाता है वो लागत होती है। अब हमने उत्पादन कर लिया और उत्पादन करने के बाद हम उसे बेचेंगे तो सही ना, क्योंकि हमने उत्पादन किस लिए किया है, बेचने के लिए तो किया है। और बेचने के बाद जो हमें आय प्राप्त होती है वही क्या होता है, आगम। तो आगम के बारे में हम जानेंगे हमारे 9th लेसन में, जिसका कि नाम है आगम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कि आगम क्या होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों आगम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी उत्पादक उत्पादन करता किसके लिए है, आगम के लिए। वो इतने पैसे खर्च कर रहा है, उत्पादन के साधनों पर व्यय कर रहा है, वो किस लिए, ताकि कि उसकी आय प्राप्त हो, उसे लाभ हासिल हो। तो उसके लिए उत्पादक क्या करता है, उत्पादन लागत तो उसकी होती है, साथ में उसमें अपने लाभों को भी शामिल कर लेता है। तो इन दोनों को मिलकर ही बनता है आगम, रेवेन्यू, या इसे संप्राप्ति भी कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको बच्चों, आगम क्या होता है। उत्पादन को बेचने के बाद जो उत्पादक को आय प्राप्त होती है उसे ही हम आगम कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं या संप्राप्ति कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आगम से तात्पर्य क्या होता है, उत्पादक को होने वाली उस आय अथवा मूल्य प्राप्ति से है जो उसे अपने तैयार माल बेचने से प्राप्त होता है। उसने उत्पादक के साधनों पर जो खर्च किया, खर्च करने के बाद उसका माल तैयार हो गया। अब माल तैयार किस लिए किया, उसने रखने के लिए या स्टॉक में के लिए तो नहीं किया, बल्कि किस लिए किया है, उसको बेचने के लिए, कि उसको अधिक से अधिक लाभ हासिल हो पाए। और फिर उसको वो क्या करता है, जितनी उसकी लागत आई है उससे अधिक कीमत पर उसको बेच देता है। और जो उसकी अधिक कीमत होती है वो तो उसका लाभ हो गया, और बाकी जो उसे कुल आय प्राप्त होती है वो उसका आगम या रेवेन्यू हो गया। इसका दूसरा नाम बच्चों संप्राप्ति भी है। इसे संप्राप्ति भी कहते हैं कि जो आय है वो क्या होती है, लागत के ऊपर प्राप्त होती है, लागत के ऊपर लाभ हो गया। हम इसे कह सकते हैं लागत प्लस लाभ। समझ में आया कि जो उत्पादन के साधनों पर जो खर्चा होता है वो तो लागत हो गई, और उस पे उत्पादक अपना लाभ भी ऐड कर लेता है। इन दोनों को मिला के ही होती है आगम या रेवेन्यू। यही बात यहाँ पर है कि क्या होता है, उत्पादक को होने वाली आय वो मूल्य प्राप्ति अर्थात वो पैसे तो वसूलता है, उससे कीमत तो लेता है जो उसे अपने तैयार माल बेचने से प्राप्त होती है। उत्पादक को प्राप्त होने वाली कुल आगम में उसकी लागत के अतिरिक्त उसके लाभ भी शामिल होते हैं। लागत तो होती है, साथ में उसके लाभ भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लें कि एक उत्पादक है, उसने अपनी कितनी लागत पर, 10 रुपये लागत उसे किसी एक पेन की पड़ी, और उसने 10 रुपये की लागत पर क्या किया, वो पेन उत्पादित किया। अब उसने उसमें अपनी 2 रुपये लाभ भी जोड़ दिया और उसको मार्केट में बेचा कितने रुपए में, 12 रुपये में। तो 12 रुपये उसकी क्या हो गई, आगम हो गई। समझ में आया। तो जिस प्रकार से उसने 12 रुपये में उसको बेचा तो उसकी आय 12 रुपये हुई, उसकी लागत कितनी थी, 10 रुपये। तो 2 रुपये उसका क्या हो गया, उत्पादक का लाभ, क्योंकि उत्पादक लाभ तो कमाएगा ही। हम हमेशा बात करते हैं कि उत्पादक हमेशा अपने लाभ अधिकतम करने के लिए ही उत्पादन करता है। उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, लागत को न्यूनतम करना और लाभ को अधिकतम करना। आगे बच्चों समझ में। अब आगम की अवधारणा हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे जाके उत्पादक का जो संतुलन है उसे ज्ञात करना है कि विभिन्न बाजारों में हमने देखना है कि मार्केट में किस प्रकार से कुल आगम, कुल लागत, कुल वक्र ये सब पाए जाते हैं। तो इसके लिए आगम का अध्ययन करना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम कि आगम कितने प्रकार की होती है। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको हम अभी तक पढ़ाते आए हुए, उपयोगिता में भी हमने पढ़ा है, कुल और सीमांत उपयोगिता के बारे में आपको ध्यान आया होगा, हमने पढ़ा था ना 2nd चैप्टर में। उसके बाद हम यदि आगे बढ़े तो हमने लागत के बारे में भी पढ़ा, उत्पादन के बारे में भी पढ़ा, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। तो उसी प्रकार से आगम भी 3 प्रकार का होता है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। तो आप इन जो तीनों चारों चीज़ें हैं इनको कोरिलेट कर पाएंगे कि किस प्रकार से हमने कुल ज्ञात किया, किस प्रकार से हमने औसत ज्ञात किया, किस प्रकार से हमने सीमांत ज्ञात किया।
क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। या तो संबंध पूछेगा, जैसे हमने औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध देखा था, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध देखा था ना। तो इसी प्रकार से या तो संबंध पूछेगा, या इनकी अलग अलग पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या इनसे रिलेटेड जो चार्ट है, जो सारणी है, जो तालिका है जो हमने बनाई थी कि किस प्रकार से हमने कुल उत्पादन ज्ञात किया, कुल लागत उत्पादन की ज्ञात की, अब जैसे हम कुल आगम ज्ञात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो आपको ये सारी चीज़ें को रिलेट करके पढ़नी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको केवल एक कंसेप्ट को ध्यान से देखना है, बाकी को रिलेट करके आप खुद ही बनाते चले जाइए और पढ़ते चले जाइए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे किसके बारे में, कुल आगम के बारे में, औसत आगम के बारे में, सीमांत आगम के बारे में। तो कुल आगम, जैसा कि आपको नाम से ही हो रहा है वो होगा पता कि क्या करता है, उत्पादक जो अपनी जो माल है उसको बेचता है, उसको जो कुल आय प्राप्त होती है वही क्या होता है, कुल आगम। और औसत मतलब एक इकाई बेचता है तो उसे आय, तो वो हो गई औसत आगम। और सीमांत आगम क्या, कि एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो कुल आगम में परिवर्तन हुआ वही क्या होगा, सीमांत आगम हो गया। अब हम इनको डिटेल में पढ़ लें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुल आगम के बारे में कि कुल आगम या टोटल रेवेन्यू या TR क्या होता है। ठीक है, तो हमने जैसे बताया कि कुल आगम क्या होता है कि फर्म को बिक्री से प्राप्त जो कुल आय होती है वही क्या होती है, कुल आगम होती है, जिसे हम TR भी कहती हैं। कुल आगम को फर्म द्वारा बिक्री की गई मात्रा की उसकी वसूली गई कीमत से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। कुल बिक्री करने पर जो उसे आय प्राप्त होती है वह तो कुल आगम होती है। अब इसे ज्ञात कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि फर्म क्या करता है, किसी भी वस्तु की कोई कीमत निर्धारित कर देता है और उसकी कीमत को और जिसने उसने मात्रा जो बेची है उन दोनों को यदि हम गुणा कर दे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, हमारा TR। इजी है ना कि TR बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q इंटू P, बिक्री की मात्रा गुणा कीमत, कि कितनी तो उसने बिक्री की, कितनी कीमत थी। जैसे कि हम एक उदाहरण लें कि एक वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, और उत्पादक उसकी 100 मात्रा बेचता है। कितनी मात्रा बेचता है, 100 मात्रा बेचता है। तो 10 गुणा 100 कितनी हो गई, 1000 क्या हो गई, कुल आगम। समझ में आया, आप तो ये समझ ही पा रहे होंगे। आप भी किसी दुकान पे बैठे होंगे या किसी दुकानदार को देखा होगा, या फिर आप भी कोई सामान खरीदने गए होंगे, तो यही तो होता है कि आपने कोई वस्तु ली तो उसकी कीमत और जितनी आप उसको खरीद रहे हैं उसको गुणा कर देंगे तो क्या हो गई, आय हो गई। तो कुल आगम समझ में आ गया कि कीमत गुणा बिक्री की मात्रा। तो इस प्रकार से 10 गुणा 100 1000 क्या होगा, TR होगा। अब आगे देखते हैं, दूसरी अवधारणा है हमारी औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू की। तो औसत आगम क्या होती है बच्चों, कि फर्म द्वारा जो कुल बिक्री की गई मात्रा होती है उसमें जो फर्म ने जो कुल आगम प्राप्त की है उसमें जो बिक्री की गई मात्रा होती है उसका भाग दे देंगे तो औसत आगम ज्ञात कर लेंगे। अब अभी आपने देखा था कि TR क्या होता है, P इंटू Q, हमने ये देखा ही था। TR क्या होता है, P इंटू Q। और अभी हमने बात की कि औसत आगम क्या होता है, कि फर्म ने की जो कुल आगम होती है उसमें बिक्री की गई मात्रा का क्या देने पर, भाग देने पर। अब यदि हम यहाँ P भी देखें तो P को भी कैसे ज्ञात करेंगे, TR बटे में Q। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि हमने अभी बात की कि TR क्या होता है, कीमत को जो बिक्री की गई मात्रा है उसका गुणा करने से हमें कुल आगम प्राप्त होता है। अब यहाँ हमें यदि P ज्ञात करनी हो, कीमत ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे, TR में Q का भाग दे देंगे, नहीं दे देंगे। और यदि हम अभी औसत आगम की बात कर रहे हैं तो औसत आगम भी तो ये होता है, कुल आगम में बिक्री की गई मात्रा का भाग देने पर क्या ज्ञात होता है, औसत आगम। तो आप समझ पा रहे होंगे कि AR भी वही है और P भी वही है। तो इसका मतलब जो औसत आगम है और कीमत है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AR बराबर P होता है। तो जहाँ पर भी औसत आगम की बात होगी तो वहाँ कीमत भी वही बात होगी। समझ में आया, तो कीमत और औसत आगम एक ही चीज़ है। उसको इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि हम जैसे यदि माने कि कोई भी वस्तु है, मैंने आपको बताया ना कि एक वस्तु को बेचने से जो प्राप्त आय होती है वो क्या होती है, औसत आगम। तो एक वस्तु को बेचने से क्या प्राप्त होगी, वस्तु की कीमत ही तो प्राप्त होगी ना। तो इसीलिए कीमत और औसत आगम एक ही बात होती है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी फर्म का औसत आगम फर्म द्वारा प्राप्त किए कुल आगम में कुल बिक्री की मात्रा का भाग देने से प्राप्त होता है। कुल आगम में कुल बिक्री की मात्रा AR बराबर TR बटे में Q। ठीक है, इसके बाद वही है कि औसत आगम वक्र ही किसी फर्म का क्या होता है, मांग वक्र। हमने यही तो बोला था अभी कि AR बराबर क्या होता है, P। तो जो औसत आगम वक्र है वही क्या है, कीमत वक्र, या हम बोल सकते हैं मांग वक्र होता है। क्योंकि मांग किससे रिलेटेड होती है, कीमत से संबंधित होती है। कि मांग किस पर निर्भर करती है, कीमत पर निर्भर करती है। तो औसत आगम और कीमत एक ही चीज़ है और औसत आगम वक्र ही फर्म का मांग वक्र कहलाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए कि औसत आगम वक्र ही
मांग वक्र होता है। AR बराबर P होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इसका एग्जाम्पल भी देख लें कि जैसे कि हमने माना कि किसी वस्तु से कुल आय कितनी प्राप्त हो रही है, 1000। किसी वस्तु को बेचने से कुल आगम प्राप्त हो रहे 1000 और हम माने कि हमने उस वस्तु की कितनी मात्रा बेची, हमने उस वस्तु की मात्रा बेची 20। ठीक है, उस वस्तु की हमने कितनी मात्रा बेची, 20। तो 1000 में हमको किसका AR ज्ञात करनी है हमको, तो हम क्या करेंगे, 1000 में भाग लगा देंगे किसका, 20 का। ठीक है, तो कितना आ गया, 50। कुछ समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया समझ में। तो यही होती है औसत आगम कि क्या करना होता है, हमें किसी वस्तु की कुल आगम में बिक्री की मात्रा का हमें भाग लगाना होता है। ये हमारी क्या थी, TR, और ये हमारी थी Q। तो हमने TR में Q का भाग लगा दिया तो हमारा AR या P आ गया 50। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम सीमांत आगम की तरफ। सीमांत आगम, हम कई बार सीमांत की बात कर चुके हैं कि एक अतिरिक्त से कुल में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर भी वही है, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, MR। याद रहेगा ना आपको, यहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई के विक्रय करने से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और सीमांत आगम क्या होता है, कुल आगम में परिवर्तन और बिक्री की मात्रा में परिवर्तन। वो तो हम कई बार बात कर चुके हैं। डेल्टा डेल्टा बात की है हमने। डेल्टा यानी क्या होता है, परिवर्तन, अर्थात डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। डेल्टा Q में अर्थात उत्पादन की एक इकाई के विक्रय में होने वाला परिवर्तन, और ऊपर क्या आएगा, TR अर्थात कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। एक अतिरिक्त इकाई में विक्रय से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, हमारा सीमांत आगम। ठीक है बच्चों, औसत आगम व सीमांत आगम की गणना किस आधार पर की जाती है, कुल आगम पर की जाती है, और इन तीनों में घनिष्ठ संबंध होता है। हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम, कुल, औसत और सीमांत, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध होता है। और यदि हम औसत और सीमांत को यदि ज्ञात करना है तो हमें TR को ज्ञात करना अति आवश्यक है। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं ना कि MR यदि हमें ज्ञात करना है तो डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। तो हमें TR पता होगा तभी हम MR को ज्ञात कर सकते हैं। अब एक उदाहरण ले, जैसे कि हमने माना कि एक व्यक्ति 10 इकाई बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु की 10 इकाई बेचने पर उसे 500 रुपये उसकी कुल आगम थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसने उसकी इकाई क्या हो गई, 11वीं इकाई यदि वो उसकी बेचता है तो उसकी कुल आगम हो जाती है 520। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यदि हमें अब क्या निकालना है, MR, तो डेल्टा TR कितना परिवर्तन हुआ, 20 का, और Q में एक इकाई का परिवर्तन, तो यहाँ MR कितनी हो गई, 20। आप देख भी पा रहे हैं 500 से कितनी हो गई, ये एक परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ, 20। तो कुल आगम में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, MR, सीमांत आगम। तो आगे बच्चों समझ में। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, कुल आगम की अवधारणा, सीमांत आगम की धारणा और औसत आगम की धारणा। तो कुल आगम की अवधारणा क्या होती है, उत्पादन की गई जो मात्रा है उसके विक्रय से जो आय प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, कुल आगम कहलाती है, जिसे हम P × Q से ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने बात की औसत आगम, जो कि कीमत भी कहलाती है, और औसत आगम वक्र ही फर्म का मांग वक्र होता है। उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, TR बटे में Q, अर्थात कुल आगम में बिक्री की गई मात्रा का भाग देकर। उसके बाद हमने बात की सीमांत आगम की। तो सीमांत आगम क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन, अर्थात डेल्टा TR बटे में डेल्टा Q। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, जो बाजार पाए जाते हैं, बाजार का वर्गीकरण किया है हमारे यहाँ पर, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, कई तरह के बाजार पाए जाते हैं। तो इन बाजारों में कुल आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र और औसत आगम वक्र अलग अलग होता है। लागत वक्र के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब में कैसा होता है। अब आगम वक्र सबका कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो उन आगम वक्रों का हम अध्ययन करेंगे आगे की वीडियो में, जिसमें भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र कैसे होते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है, इनको याद करना है, इनको रिवीजन करना है, और हाँ, ये ध्यान रखना है कि कुल, औसत और सीमांत के कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।